नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंजीयन भवन भोपाल में अत्याधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ और लोकार्पण किया है। यह कार्यालय राज्य में पंजीयन सेवाओं को डिजिटल और सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है और नए साइबर पंजीयन कार्यालय में तकनीकी उपकरण और सुविधाएं आधुनिक मानकों के अनुरूप है, जिससे कि नागरिकों को पंजीयन से संबंधित कार्यों में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्रशासनिक कार्यों में सुधार और जनता को सुविधाजनक सेवा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, दोनों अमित तो एक तो बोल ही दिया मैंने, एक और अमित तोमर भी है। और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कोने कोने से जुड़े सभी हमारे अधिकारीगण, इस व्यवस्था का लाभ लेने वाले लाभार्थीगण, हमारे बैंकों से जिनका हमारा रोजमर्रा में काम पड़ेगा, ऐसे सभी अलग अलग दायित्ववान मित्रों, पत्रकार साथियों, संकल्प जब सिद्ध होता है तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के दरमियान उनके काम करने के तरीकों में जहां जहां विकास की गुंजाइश है, वहां वहां विकास और विकास में जवाबदेही, पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, तीक्ष्णता और नवाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के ये प्रकल्पों का अभियान है। जो जिस प्रकार से माननीय देवड़ा जी ने बताया कि हमारी संपदा 1, संपदा 2 और अब ये साइबर पंजीयन, सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि आदमी अपने घर से सारी चीज कर रहा है। बैंक वाला बैंक में बैठा है, पंजीयन करने वाला पंजीयन के ऑफिस में बैठा है, कहीं किसी को आने जाने की जरूरत नहीं। और इस प्रकार से डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है। मुझे नहीं मालूम कि देश में कहीं और अभी लागू हुआ है। पूरे देश का पहला राज्य है। जोरदार अभिनंदन कर दे। मैं आपको सबको यहाँ देख रहा हूँ ताली बजा करके, जहां तक भी आप बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, सारे लोग ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का एक तरह से भागीदार बने। और जो मैं देख रहा हूं कि इसमें लोन, मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटर्नी, पार्टनरशिप डीड, सारे पंजीयन के जो जरूरी काम है वो सब साइबर पंजीयन के माध्यम से हो रहा है। तो कई प्रकार के जो आरोप लगते हैं उससे बचने का मौका भी मिल जाएगा। और जब हम अपने इन तकनीक के बाद में इसकी सुरक्षितता भी बहुत है। कई बार कागज बना के ले जाते हैं, कागज पानी में गिर गया, कहीं कुछ और गुम गया, कोई किसी ने फाड़ दिया गुस्से में, 50 तरह की चीजें रहती है। लेकिन अब इन सारी बातों से एक तरह से मुक्ति मिलेगी और ये भी फैसलेस तरीके से होगा तो गलती की होने की संभावना भी नहीं है। हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा बड़ा सिस्टम है। मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। और इसमें शासन के साथ उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनका बड़ा काम पूरा होगा। मैं खासकर इस आज बदलते दौर में स्टार्टिंग से जब हाथ के और स्टाम्प मिलते थे तब से मेरा संपर्क आता था और ठप्पे लगा के परेशान रहते थे। सारे हाथ काले करा देते थे, वो छापा लगवाते थे, बड़े क्या मालूम क्या क्या कराते थे। अच्छे खासे साइन करने वालों को भी अंगूठा लगवाते, नहीं अंगूठा लगाओ, अंगूठा घिसो उसमें। आजकल वो अंगूठे वाला नाटकबाजी, ये क्या कौन सी दुनिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये सब दौर से निकल करके आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है। और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाए और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाए। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया और प्रदेश में भी बदलाव आया है। 2024-25 में दस्तावेजों के पंजीयन ई स्टैंपिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीय कार्यालय आने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले गुना, हरदा, रतलाम, डिंडोरी में नए पंजीयन और ई स्टाम्पिंग संपटा 2 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि इस नवाचार को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला था। अभी तक 14,95,000 से ज्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है और अब जब 55 जिलों में साइबर तहसील का इस परियोजना को लागू कर रहे हैं तो मान के चलो कि सुशासन को लेकर के नामांतरण, बंटवारा, राजस्व प्रकरण का ये सब प्रकार का निराकरण भी संपदा 2 के माध्यम से हो रहा है। लेकिन अब ये जो नया काम आया, खासकर पंजीयन का दस्तावेजीकरण, उप पंजीयन कार्य सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो इनकी अपील भी होगी है, कम ज्यादा ब्याज, कम ज्यादा स्टाम्प लगा लेंगे, क्या है ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास इसमें भी रहेगी। अच्छा, तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम सारे जिलों के बीच में इसका लाभ कम से कम अब कब से, आज से चालू कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो 31 मार्च का हिसाब इसी में आएगा। तो 31 मार्च तक देखते हैं कौन अच्छा सबसे ज्यादा अपना रिकॉर्ड बनाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि पुरस्कार के आधार पर हम अपने इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक तरह से आयोजन करते हैं, अधिकतम लोगों को लाभ दिला करके इस नवाचार का लाभ उठाएं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये अभिनव पहल निश्चित ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में वन्य जीव की संरक्षण और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की गई है। बैठक में अधिकारियों और विशेषज्ञों ने वन्य जीव संरक्षण से जुड़े नीतियों, परियोजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया और मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। तो भोपाल से खबर है, जहां पर वन्य जीव संरक्षण योजना पर विचार विमर्श किया गया है, इसके बाद ही खास चर्चा भी की गई है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की गई है। बैठक में अधिकारियों और विशेषज्ञों ने वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी नीतियों, परियोजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के भी निर्देश दिए हैं। दाबरा में मौजूद नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मंदिर की स्थापना बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार ने की है। समारोह में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होकर नवग्रह की पूजा अर्चना में भाग लेते दिखाई दिए। मंदिर प्रशासन ने आयोजन को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं और इस अवसर पर मंदिर परिसर को सजाया गया और श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ नवग्रह देवताओं की पूजा की। आयोजन के दौरान स्थानीय लोग और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार ने स्थापना करी मंदिर की और जहां पर भारी संख्या में अधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दाबरा में मौजूद नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है और जहां पर इस मंदिर की स्थापना बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार ने की है। समारोह में श्रद्धालु बड़ी संख्या में ही शामिल होकर नवग्रह की पूजा अर्चना में भाग लेते दिखाई दिए। मंदिर प्रशासन ने आयोजन को सुव्यवस्थित और व्यवस्थित शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की और इस अवसर पर मंदिर परिसर को सजाया गया और इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ नवग्रह देवताओं की पूजा की। आयोजन के दौरान ही स्थानीय लोग और अधिकारी मौजूद रहे।
भोपाल के एक होटल में शादी समारोह के दौरान आग लगने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची और आग को काबू पा लिया। बता दें आपको कि बेरागढ़ असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी की भी जनहानि यहां पर नहीं हुई है। आग लगने की वजह का पता लगाया जाएगा और घटना में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। होटल में मौजूद लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकाले गए हैं और आग लगने की जांच लगातार की जा रही है और पहली रिपोर्ट के अनुसार ही ये घटना दुर्घटना के कारण ही प्रतीत होती नजर आ रही है। तो भोपाल से खबर है जहां आग लगने की लगातार जांच जारी है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आग किस कारण से लगी थी इसका पता लगाया जा रहा है। वहीं पर गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर इसमें सामने नहीं आई है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं सभी को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया है। तो भोपाल के एक होटल में शादी समारोह के दौरान ही आग लगने की घटना सामने आई, जहां पर घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। आग को काबू पा लिया गया है और बेरागढ़ असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने की वजह का पता लगाया जाएगा और घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। होटल में मौजूद लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकाले गए हैं और आग लगने की जांच लगातार जारी है। वहीं पर प्रारंभिक जांच में भी बताया जा रहा है कि दुर्घटना के कारण ये आग लगने की घटना घटित हो सकती है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। शादी समारोह में ही ये हादसा हुआ है एक होटल में, जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। फिलहाल आपको बता दें कि सभी को बाहर निकाल लिया गया है, आग पर भी काबू पा लिया गया है। तो आग लगने की जांच लगातार की जा रही है। भोपाल के एक होटल में भीषण आग लगने की घटना घटित हुई। शादी समारोह का प्रोग्राम था, जिस दौरान ही यह घटना घटित हुई। बताया गया कि किसी के जनहानि जो है यहां पर नहीं हुई है और वहीं पर सूचना दी गई। आग लगने की घटना दमकल विभाग और अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग और अधिकारियों ने आग पर फिलहाल काबू पाया। वहीं सभी को सुरक्षित होटल से बाहर निकाल लिया गया और कोई भी जनहानि नहीं हुई है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल गनीमत रही कि किसी की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई। अमावस्या के पावन अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान महाकाल की पूजा अर्चना में भाग लेते दिखाई दिए। भस्म आरती में मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था और देवता ही यहां को भस्म से अभिषेक किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ ही आरती में हिस्सा लिया, जबकि मंदिर के स्थानीय लोग विधिवत पूजन करते हुए नजर आए हैं। और मंदिर प्रशासन ने भी आयोजन की तैयारियों को पूरी तरह से संभालते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान दिया है। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान महाकाल से सुख, शांति, स्वास्थ्य की भी कामना की है। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। भारी संख्या में श्रद्धालु की यहां पर मौजूदगी देखने को मिली है। मनोकामना लेकर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और सभी ने भस्म आरती में भाग लिया, जहां पर अपनी मनोकामना उन्होंने रखी अपनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को खंडवा जिले के दौरे पर थे और इस बीच में सीएम अपना कार्यक्रम समाप्त कर हेलीकॉप्टर में सवार होकर वापस जाने लगे। तभी उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान ही हवा में लड़खड़ाने लगा और हेलीकॉप्टर ने उल्टी मार उड़ान जो है वो शुरू कर दी। और ऐसा होता दिखा तो फिर मौजूद लोगों की सांसें कुछ देर के लिए थम गई और इस बीच में ही पायलट ने स्थिति को संभाल लिया और कुछ देर हवा में रहने के बाद हेलीकॉप्टर सुरक्षित ही हवा में उड़ने लगा। तो आपको बता दें, सीएम का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते हुए ही लड़खड़ाता नजर आया, जिसके बाद सभी सहम से गए। टेक ऑफ में झटका और इसके बाद पायलट ने स्थिति संभाली और हेलीकॉप्टर सुरक्षित उड़ान में वापसी करवा ली गई है। खंडवा में हेलीकॉप्टर लड़खड़ाते हुए नजर आया था, जिसके बाद सीएम का हेलीकॉप्टर यहां पर टेक ऑफ में ये झटका साफ तौर पर देखने को मिला।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को खंडवा जिले के दौरे पर थे और इस दौरान ही सीएम अपना कार्यक्रम समाप्त कर ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर वापस जाने लगे और तभी उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान हवा में लड़खड़ाने लगा। हेलीकॉप्टर ने उल्टी उड़ान शुरू कर दी थी और ऐसा होता देखकर ही मौजूद लोगों की सांसें कुछ देर के लिए थम सी गई थी और इस बीच में ही पायलट ने स्थिति को संभाल लिया और कुछ देर हवा में रहने के बाद हेलीकॉप्टर सुरक्षित ही हवा में उड़ने लगा। भोपाल में सीआईएई के 91वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहभागिता की है। उन्होंने किसानों और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को छोटे कृषि उपकरण और मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने 2.5 लाख रुपए की नई दाल बनाने वाली मशीन की जानकारी दी, जो प्रति घंटे 20 किलो दाल तैयार कर सकती है। ये मशीन किसान या उनके समूह खरीद सकते हैं और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत ही इसकी खरीद पर 50% सब्सिडी मिलेगी और यंत्रीकरण योजनाओं के माध्यम से खेती को सरल और आत्मनिर्भर बनाने पर भी बल दिया जाएगा। तो किसानों के हित के लिए नई योजना लगातार लागू की जा रही है। तो भोपाल में कृषि मिशन का नई सुविधा जो है वो देखने को मिलेगी और इसके साथ ही सीआईएई स्थापना पर नई योजना देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर नई पहल की है। तुमसे कह रहा हूं, भाइयों से भी कह रहा हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अभी छोटी छोटी मशीनें अपने पास आना चाहिए। केवल बोनी की नहीं, प्रोसेसिंग करने की भी। अब अगर दाल बनाना हो तो बड़ी दाल मशीन की नहीं, 2.5 लाख रुपए की दाल की मशीन एक बनी है कि जिसमें प्रति घंटे कितने किलो बताया था आपने? 200 किलो और 10 घंटे चली तो 2000 किलो। 2000 किलो के कुंटल निकालो सब, 20 कुंटल। तो 20 कुंटल राहर की या चने की या मूंग की दाल आप ही बना सकते हो उसमें। तो हम ये कर सकते कि किसान या किसान का ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप ही खरीद ले मशीन। और खरीदने में भी कई तरह की यंत्रीकरण की हमारी योजनाएं हैं दलहन मिशन में, जिसमें सब्सिडी भी 50% मिलेगी। तो खुद ही मशीन लगाएं और जहां दाल पैदा हो रही हो वहां दाल बनाएं और ब्रांडिंग करके शुद्ध दाल बेचने का काम करें। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मशीन ने इंसान की जिंदगी बदली है। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, इस चक्कर में इंसानी मशीन नहीं बन जाए। उतनी सावधानी भी है। पर अब प्राकृतिक खेती वगैरह का प्रयास करके गौ माता को भी जिंदगी देनी। बेचारे बैल परेशान हैं, कोई काम नहीं बचने दिया उनके लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया और पूरे वर्ष कई औद्योगिक और रोजगार सृजन गतिविधियों पर जोर दिया गया। सरकार की नीतियां और पहल के परिणाम स्वरूप इस वर्ष औद्योगिक निवेश में वृद्धि हुई है और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही राज्य में नए उद्योग की स्थापना, निवेशकों के लिए सुविधाजनक माहौल और उद्यमियों को मिलने वाली प्रोत्साहन योजनाओं के कारण आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। उद्योगपति और युवाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये कदम आध्यात्मिक और इसके साथ ही मध्य प्रदेश को निवेश और रोजगार के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में ही मददगार साबित होगा। एवं सदस्यगण, सभी सम्मानीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के नवम सत्र में उपस्थित होकर इस गरिमामय सदन को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने
उत्कृष्ट संसदीय परंपरा का पालन करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। 17 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य बनाने पर विचार के लिए आयोजित विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में लगभग 12 घंटे तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए प्रदेश हित में महत्वपूर्ण दूरंदर्शी और रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। सदन के सदस्यों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदार और आदर्श भूमिका और गहरी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र को निरंतर मजबूत और जीवंत बनाती है। आज हम इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण दौर में खड़े हैं जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। इसी अमृत काल में मेरी सरकार ने मध्य प्रदेश के दीर्घकालिक और समग्र विकास की ठोस नींव रखते हुए समृद्ध भारत, समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 दृष्टिपत्र तैयार किया है। मेरी सरकार ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया। इस वर्ष के प्रदेश ने औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। प्रदेश में निवेश संवर्धन के लिए वर्ष 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए गए, जिनमें 11.09 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे प्रदेश में नए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। शहर के प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर में एक गैंगस्टर द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर रील बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद से हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने इस घटना को गंभीरता से लिया और मंदिर में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा भी की है। प्रशासन ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी है और बताया कि किसी भी अनुचित गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे किसी भी प्रकार को अशांति न फैलाएं और भगवान गणेश की पूजा अर्चना में शामिल होकर शांति बनाए रखें। घटना ने स्थानीय लोगों में चिंता और रोष दोनों ही पैदा कर दिया है। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य हैं घनश्याम शुक्ला, उनके द्वारा थाना खजुराना में एक रिपोर्ट की गई। उनको द्वारा ये बताया गया था कि एक जो समिति की जो बैठक में निर्णय लिया गया था कि गर्भगृह में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं करेगा। इसमें प्रशासन के द्वारा 163 BNSS के तहत एक प्रिवेंटिव ऑर्डर भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके द्वारा आकाश रावत के द्वारा अनुचित दबाव बनाया जाकर और अंदर सतीश बाबू एवं अन्य को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। तो इस पर फिर आकाश रावत के खिलाफ BNS 223 के तहत केस रजिस्टर किया गया। उल्लेखनीय है कि ये वीडियो वायरल हुआ था 11 फरवरी की बात थी। उस पर से तत्काल में इस पर प्रशासन के द्वारा इस पर एक्शन लिया गया है। कौन है सर? देखिए अभी फिलहाल सब जो कि खजुराना में आकाश रावत के खिलाफ रिपोर्ट हुई है, जिसमें सतीश बाबू के बारे में, चूंकि इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसमें भी जांच की। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।